हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कुछ बायो एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम क्या है? इवोल्यूशन। हिंदी में बोले तो जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है कि हम कैसे इवॉल्व हुए, हमारे इस अर्थ पे लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, हमारा ये अर्थ कैसे इवॉल्व हुआ। बेसिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे होंगे कि जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे बहुत साल मिलियंस ईयर एगो कैसा सिचुएशन था, क्या नहीं था। तो इसी चीज़ के बारे में हमको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। क्या? ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन, ओरिजिन ऑफ लाइफ। बहुत सारे थ्योरीज, बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट, बहुत सारे केमिस्ट लोगों ने क्या है बहुत सारा अपना थ्योरीज दिया, उनके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि इवोल्यूशन जो है इसका मतलब क्या है। देखो यार, सिंपल सा मतलब है इवोल्यूशन का क्या कि फोल्ड करना या फिर अनरोल करना या फिर हिडन पोटेंशियलिटीज़ को क्या करना, रिवील करना। ये हिडन पोटेंशियलिटीज़ का मतलब क्या है कि पहले क्या हुआ। देखो आज हम लोग हैं, लेकिन आज से 300 साल 400 साल पहले क्या हुआ हम किसी से पूछ के नहीं बता सकते। हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकाला है हम लोगों ने पता करने के लिए। वो तरीके कौन से होते हैं? बेसिकली फॉसिल्स होते हैं। खैर उसकी बात हम बाद में करेंगे। मैं आपसे बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इवोल्यूशन है इसका मतलब क्या है? अनफोल्ड करना, या फिर बोल सकते हो अनरोल करना, या फिर क्या बोल सकते हो कि हिडन पोटेंशियलिटीज़ को रिवील करना। क्या इवोल्यूशन का मतलब क्या है? रिवील हिडन पोटेंशियलिटीज। ठीक। और बात करें, ये जो टर्म था ना इवोल्यूशन, जो टर्म था ये किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हालांकि पूछता नहीं है लेकिन जनरल नॉलेज के लिए याद रख लो, किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये जो इवोल्यूशन वर्ड है दिया। और ये जो इवोल्यूशन है ना बेस्ट एक्सप्लेन किसके द्वारा किया जाता है यार? कॉन्सेप्ट जो डार्विन ने दिया था वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? ये जो इवोल्यूशन है बेस्ट एक्सप्लेन किसके थ्रू होता है? डार्विन के एक कॉन्सेप्ट के थ्रू, जिसका नाम क्या है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। तो क्या लिखोगे? बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय डार्विन्स थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी। और डार्विन्स के उस थ्योरी का नाम क्या था? डार्विन्स के उस थ्योरी का नाम था डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। क्या? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। अब बात आती है यार कि जो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। तो देखो ये स्टोरी है कि इस चीज का ओरिजिन ऑफ लाइफ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स का कहाँ पे? हमारे अर्थ में। क्या है ये? बेसिकली एक स्टोरी है कि इस चीज़ का कि लाइफ फॉर्म्स कैसे इवॉल्व हुए, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये जो हमारे प्लैनेट पे बायोडाइवर्सिटीज़ हैं उनमें किस कॉन्टेस्ट का इवोल्यूशन हुआ, हमारे अर्थ पे कैसा इवोल्यूशन हुआ। ऑक्सीजन पहले नहीं था, बाद में ऑक्सीजन का भी क्या हुआ? खोज हुआ। तो इन सब चीज़ का जो बैकग्राउंड एक सिनेरियो देता है वो कौन देता है? डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, जो कि बेस्ट एक्सप्लेन्ड है। किसका थ्योरी, किसका कॉन्सेप्ट है? डार्विन का कॉन्सेप्ट है। ठीक। हमारी एनसीईआरटी शुरुआत किससे करती है? इस इवोल्यूशन की बात करती है यूनिवर्स के बारे में। क्या बोलती है कि यूनिवर्स के बारे में, कि ये जो यूनिवर्स है पहले यूनिवर्स के बारे में बात करती है। यार यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स बेसिकली क्या है? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। छोटे क्लास में पढ़ते आ रहे हो। क्या है ये यूनिवर्स? क्या है? क्लस्टर ऑफ, क्या है यूनिवर्स? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। एक सेकेंड यार, मैं इंक डाल लूं। चलो, तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, यूनिवर्स क्या है? क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। किसी ने बोला कि हाई माउंटेन से शुरुआत हुई लाइफ की, किसी ने बोला कि डीप ओशियन से शुरुआत हुई लाइफ की। ठीक। इसी चक्कर में बहुत सारे साइंटिस्ट है, कम से कम मिनिमम 20 से 30 थ्योरीज है, लेकिन हमें उन सारे थ्योरीज के बारे में पढ़ाई नहीं करनी है। तो मैं बात कर रहा था यूनिवर्स के बारे में कि यूनिवर्स क्या है। तो यूनिवर्स क्या है यार? ह्यूज क्लस्टर ऑफ
गैलेक्सी जिसके अंदर क्या आते हैं, स्टार्स आता है, क्लाउड्स ऑफ गैसेज आते हैं, बहुत सारे गैसेज, ठीक। और क्या आ जाएगा, तो डस्ट आ जाएगा, जो एटमॉस्फेयर में हमारा डस्ट देखते हैं वो भी उसमें आ जाएगा, ठीक। फिर बहुत सारे डिफरेंट साइज के यूनिवर्स होते हैं। अर्थ एक क्या है हमारा, अर्थ एक स्पेक है, मतलब कि यूनिवर्स से भी वास्ट है, ठीक। तो ये बात हुई किसके बारे में, यूनिवर्स के बारे में। फिर एक एनसीईआरटी लाइन लिखती है क्या, स्टेलर डिस्टेंस के बारे में। एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि स्टेलर डिस्टेंस मेजर्ड किस में होता है, तो तुम क्या बोलोगे कि स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। स्टेलर डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। जैसे कॉमन सी बात है, जो नहीं पढ़ा हो वो भी बोल देता है क्या, कि जो हम स्टार को स्काई में देख रहे हैं वो उस जगह पे नहीं है। जब हम स्टार्स को देखते हैं क्लियर नाइट में तो क्या दिखता है कि स्टार जहाँ पे वो वहाँ पे नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। हम क्या है, हम लोग वैसे बोले तो लुकिंग बैक इन टाइम, हम लोग पीछे हैं, पीछे देख रहे हैं उसको। जहाँ पे स्टार अभी दिख रहा है वो वहाँ पे नहीं है, वो उससे बहुत आगे चला गया है। लेकिन वो जो लाइट इमिट करता है अपनी जर्नी के थ्रू, मिलियंस ऑफ ईयर बैक हम लोग देख रहे हैं स्टार्स को, इतना बड़ा होता है स्टार कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। जो भी चीज़ हम अपने इमीडिएट सराउंडिंग में देखते हैं, जो भी चीज़ हम अपने आसपास में देखते हैं इंस्टेंट में, वो प्रेजेंट टाइम में है। लेकिन जब हम स्टार्स को देखते हैं तो वो क्या है, पास्ट में हम देख रहे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे स्टार को तुम देख रहे हो ना, वो स्टार वहाँ पे नहीं है, वो बहुत आगे चला गया है। तो तुम क्या देख रहे हो, पास्ट को देख रहे हो, ठीक। बात आती है कि इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन कैसे किया गया, इस यूनिवर्स को लोगों को समझाया कैसे गया। तो एक थ्योरी आया जिसका नाम था बिग बैंग थ्योरी। उसी थ्योरी ने ट्राई किया कि इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। कौन सा थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा थ्योरी ट्राई किया गया, बिग बैंग थ्योरी। और कोई पूछ दे कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है किसने दिया, तो तुम क्या बोलोगे, एबे लेमैटर ने। किसने, एबे लेमैट्रे ने, ठीक है। तो इतना नोट करोगे, फिर हम आगे देखते हैं। देखो यार, बात करते हैं हम कुछ इसके बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में, कि बिग बैंग थ्योरी कहना क्या चाह रही थी। देखो ये जो बिग बैंग थ्योरी था ना, इसने क्या बोला कि ये जो हमारा यूनिवर्स है कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स एगो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, क्या है कि यूनिवर्स हमारा कितना पुराना है, 20 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है। बात आई कि यूनिवर्स बना कैसे, तो कोई पूछे कि यूनिवर्स बना कैसे, तो क्या बोलोगे तुम कि थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ बिग एंटिटीज का। वो एंटिटीज क्या थे, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स थे, पहाड़ थे। तो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वजह से क्या बना, हमारा यूनिवर्स बना। मैंने पहले क्या बोला कि यूनिवर्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, गैलेक्सीज प्रेजेंट है, गैसेस का क्लाउड्स प्रेजेंट है। तो जो गैसेस के क्लाउड्स थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन यानी बिग बैंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बने हुए थे, वो गैसेस कन्वर्ट किस में हो गए, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नाम क्या दिया गया, नेबुला। और नेबुला का ही एक टाइप क्या है, सोलर नेबुला, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है। देखो जब ये बिग बैंग थ्योरी हुआ ना, जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ, उस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, किसका, यूनिवर्स का। लेकिन धीरे धीरे क्या है, टेम्परेचर कूल डाउन होने लगा। उसी टाइम पे जो गैसियस क्लाउड्स फॉर्म हुए थे बिग बैंग एक्सप्लोजन के वजह से, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन के वजह से, वो कन्वर्ट किस में हो गए, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको नाम क्या दिया गया, नेबुला। और उस नेबुला का ही एक टाइप क्या है, सोलर नेबुला। और सोलर नेबुला का जो सेंट्रल पार्ट था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, और वही कन्वर्ट किस में हो गया, सन में।
तो देखो यहां से कितना इंटरेस्टिंग बात पता चला ना यार कि सन कैसे बना। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो गैसियस क्लाउड्स थे उनके कन्वर्जन होने से क्या बना, सन बना। फिर बहुत सारे इसमें लॉज भी दिए गए। और अर्थ के बारे में क्या बात कहा गया कि अर्थ जो हमारा है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है। अर्थ क्या है, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पुराना है। ठीक, फिर क्या मैंने लिखा कि नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्ली अर्थ। जो हमारा अर्ली अर्थ था वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं था। तो बात आती है कि फिर अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड कैसे हुए। क्या मैंने पहले क्या बोला कि कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्ली अर्थ पे, तो फिर पता होना चाहिए ना कि फिर अर्ली अर्थ पे एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड नहीं था, तो फिर एटमॉस्फेयर बना कैसे। तो एटमॉस्फेयर बना कैसे यार, उसके बारे में मैं लिखूंगा। पहले मैं इसको मिटा दूं। ठीक, अर्ली एटमॉस्फेयर कैसे बना, गैसेस के उड़ने से बना कि कैसे बना, अपने आप बन गया, कोई जादू हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। इससे डेट ही पूछता है यार कि कितना ईयर एगो वगैरह वगैरह हुआ, और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था। जैसे अभी आपका नीट का एग्जाम हुआ तो उसमें ये सारी बकवास क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। ठीक, क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे जब हम आगे पढ़ते जाएंगे। एनालोगस, होमोलोगस, जो पीरियड्स हैं, मीजोजोइक, पेलोजोइक, सीनोजोइक, किसमें जिम्नोस्पर्म इवॉल्व हुए, किसमें ब्रायोफाइट इवॉल्व हुए, किसमें साइकेड्स इवॉल्व हुए, किसमें फर्न्स इवॉल्व हुए, ये सब क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा जाता है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन ये सब बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बने कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो ये क्वेश्चन तो जरूर आपको पता होना चाहिए क्या कि हाउ अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं, हाउ अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये फॉर्म्ड कैसे हुआ। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि बिग बैंग एक्सप्लोजन होने की वजह से क्या हुआ, गैसेस के क्लाउड्स बने और उन क्लाउड्स की वजह से क्या है, सन का डेवलपमेंट हुआ। फिर बाद में क्या है, अर्थ बना। तो बात आई कि अर्ली एटमॉस्फेयर इवॉल्व कैसे हुआ, बना कैसे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन से थे, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जो कि रिलीज हुए थे किससे, मोल्टेन मास, जो कि अर्थ के सरफेस को कवर्ड किया था। किससे इवॉल्व हुए, तो मीथेन, जिसको हम लोग CH4 बोलते हैं, अमोनिया, वाटर वेपर, CO2। क्या मैंने बोला, CO2, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, जो कि रिलीज कहां से हुए, रिलीज फ्रॉम मोल्टेन मास प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, ये हो गया पहला रीजन। ठीक, ये याद रखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ देता है ना कि बताओ इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से बताओ कौन जिम्मेदार नहीं था अर्ली एटमॉस्फेयर के फॉर्म होने में। तो जैसे एक मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या किया ना कि पहला ऑप्शन था अमोनिया, दूसरा ऑप्शन था वाटर, तीसरा ऑप्शन था CO2 और चौथा ऑप्शन था हाइड्रोजन सल्फाइड। तो पता होना चाहिए ना यार कि कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल थे। तो वहां पे तुम डिसाइड कर पाओगे ना कि हाइड्रोजन सल्फाइड आंसर नहीं होगा। फिर दूसरा रीजन क्या होगा कि जो यूवी रेज सन से आ रही थी, जो यूवी रेज सन से आ रही थी अर्थ पे, उसने क्या किया कि वाटर को ब्रेक कर दिया। किस चीज में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और यही देन है, यही रीजन है जिसके वजह से हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन आया। ठीक है, पहले क्या था, ऑक्सीजन नहीं था। हमारा जो अर्ली अर्थ था वो कैसा था, एन ऑक्सीजेनिक। हमारा अर्ली अर्थ कैसा था, अर्ली अर्थ हमारा कैसा था, जब एटमॉस्फेयर नहीं था तो कैसा था, एन ऑक्सीजेनिक। पढ़ते हैं ना हम यार 11th क्लास में कि ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया और एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया का नाम बताओ। तो जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया थे उनमें क्या था, ऑक्सीजन वगैरह का कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं था। क्यों, क्योंकि वो हमारे एन ऑक्सीजेनिक है। लेकिन हमारा पहला ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया कौन आया था, साइनोबैक्टीरिया आया था। याद रखना है ये बात। तो जो एन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया थे उनके अंदर क्या है,
ऑक्सीजन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि वो हमारे अर्ली अर्थ में डेवलप्ड हुए थे। दूसरा रीजन क्या है यार, दूसरा रीजन हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म होने का क्या है, वाटर का ब्रेक होना किस चीज में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उसके लिए जिम्मेदार कौन है, यूवी रेज। तो H2O टूट गया किस में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। किस में टूटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में टूटा। ठीक, ठीक है, ऑक्सीजन में टूटा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है क्या कर गया, स्केप्ड कर गया। लाइटर था, वेट में लाइटर है यार, हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास ही कितना है, लाइटर है, ये क्या कर गया, स्केप कर गया। ये सब हुआ किसके वजह से, ब्रेकडाउन किसके वजह से हुआ, यूवी रेज के वजह से। तो दूसरा रीजन क्या हो गया कि यूवी रेज की वजह से वाटर का ब्रेकडाउन हुआ, उसके वजह से मेन हमारा क्या मिला यार, ऑक्सीजन मिला। 11th क्लास में जब हम फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स पढ़ते तो वहां पे क्या बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वहां पे सनलाइट का डेफिनेशन में नाम क्यों लिया गया, क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के साइकिल्स चलते हैं उसमें जैसे साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन होता है उसमें वाटर का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान क्यों होता है, क्योंकि वाटर का ब्रेक डाउन होने से वहां पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और हाइड्रोजन मिलता है, जिससे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, उससे एटीपी बनता है। इसका मैकेनिज्म अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बायोम बायोलॉजी क्लासेस पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको फोटोसिंथेसिस की सारी वीडियोस अवेलेबल है। ठीक, तो दूसरा रीजन ये हो गया। तीसरा रीजन हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म होने का क्या है कि जो ओजोन लेयर फॉर्म हुआ। अब ये ओजोन लेयर कैसे फॉर्म हुआ, ऑक्सीजन की वजह से। ऑक्सीजन रिएक्ट किया किसके साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ये जो हमारा ऑक्सीजन है O2 रिएक्ट किया किसके साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, और बन गया क्या हमारा O3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो थर्ड रीजन क्या हो गया हमारा कि ओजोन लेयर फॉर्म्ड हुआ। क्या फॉर्म्ड हुआ, ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। ठीक, और क्या रीजन है कि जैसे जैसे देखो, जब अर्थ था ना, अर्ली अर्थ का टेम्परेचर क्या था, बहुत ज्यादा हाई था। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, वाटर वेपर क्या है, रेन के थ्रू नीचे आने लगे। तो जितने भी डिप्रेशन थे वो क्या बन गए, ओशियन बन गए। क्या हुआ कि अर्थ पे बहुत सारे गड्ढे थे, अर्थ पे क्या थे, बहुत सारे गड्ढे थे। जैसे जैसे टेम्परेचर कूल हुआ, वाटर वेपर रेन के फॉर्म में अर्थ पे आने लगे एटमॉस्फेयर से। हुआ क्या कि जो वाटर वेपर था वो नीचे आ गया इन द फॉर्म ऑफ रेन, और जो यहाँ के नीचे के जो गड्ढे थे, डिप्रेशंस थे, वो क्या हो गए, पानी से भर के किस में कन्वर्ट हो गए, ओशियंस में कन्वर्ट हो गए। ठीक, इसी जब देखो यार, जब इनऑक्सीजनिक था ना तो कोई लाइफ नहीं होगा हमारे अर्थ पे, पक्का है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सांस ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो जब ये रीजन हमें मालूम चल गया कि हमारा अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म कैसे हुआ, तो फिर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा जो लाइफ है वो कब अपीयर हुआ। तो कोई पूछे कि लाइफ अपीयर कब हुआ, तो क्या बोलोगे कि लगभग लगभग 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। क्या हमारा लाइफ कब अपीयर हुआ, लाइफ अपीयर आफ्टर 500 मिलियन ईयर। देखो यार, ये 500 मिलियन ईयर कितना बड़ा है, 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ के बनने के 500 मतलब ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स। कितना, 4 बिलियन ईयर्स बैक। कितना, 4 बिलियन ईयर्स बैक। बाप रे बाप। ठीक, तो ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ना, यही रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, अर्ली एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड होने के पीछे। नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे थोड़ा लुईस पास्चर के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब बात करते हैं यार हम डिफरेंट थ्योरीज की जो दिया गया ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में। तो पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि डिफरेंट रिलीजियस लोगों ने अलग अलग बातें कही। क्रिश्चियंस लोगों में क्या कहा गया
कि बाइबल में क्या बोला गया है कि ये जो हमारा है लाइफ फॉर्म्स ये 6 दिन में इवॉल्व हुए हैं। कितने दिन में? 6 दिन में। पहला दिन यूनिवर्स बना है, दूसरे दिन क्या बने हैं? स्काई बना है, तीसरा दिन क्या है? पेड़ पौधे बने हैं, चौथे दिन पे क्या बोलते हैं उसको, मछलियाँ वगैरह बनी हैं। तो ऐसे करके 6 दिन में बांटा गया है कि हमारा ये जो लाइफ फॉर्म से कितने दिन में इवॉल्व हुआ है? 6 दिन में। ठीक, और क्या बोलेगा कि जो पहला पुरुष था उसका नाम क्या था? एडम, और जो महिला थी उसका नाम क्या था? ईव। ठीक, हिंदू धर्म में क्या बोला गया कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे संसार का आविष्कार किया है, और ब्रह्मा जी ने ही क्या है? सब पेड़ पौधे जो भी है सब चीज बनाया है। किसने? ब्रह्मा जी ने, आदि काल में। ठीक, तो ये सारी चीजें क्या थी? ये रिलीजियस फिलॉसफी पे बेस्ड थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, डार्विन साहब का कॉन्सेप्ट आया, वॉलेस साहब का कॉन्सेप्ट आया, तो लोगों ने इन सब चीज़ों का अपोज करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं है। 19वीं सेंचुरी में जब चार्ल्स डार्विन का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने अपोज करना चालू किया, बोला कि भाई ऐसा नहीं है, ये जो आइडियाज़ आप लोगों ने दिया हुआ है ये पूरी तरीके से क्या उन लोगों ने स्ट्रांगली चैलेंज्ड किया। बोला कि पीरियड ऑफ टाइम पे इवोल्यूशन हुआ है, ना कि किसी ब्रह्मा जी ने और ना ही किसी बाइबल में लिखे जीसस क्राइस्ट ने इस लाइफ फॉर्म को इवॉल्व किया। लोगों ने इसका अपोज करना चालू किया। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा? थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा थ्योरी है कॉस्मिक पर्सपेमिया थ्योरी। इसमें क्या बोला लोगों ने कि किसी दूसरे प्लैनेट से स्पोर उड़ के आए हैं। क्या बोला गया कि किसी दूसरे स्पेस में प्लैनेट से स्पोर्स उड़ के आ गए अर्थ पे, और यहाँ पे उस स्पोर्ट्स की वजह से लाइफ क्या हो गया? इवॉल्व हो गया। क्या साइंटिस्ट लोगों ने बिलीव किया कि किसी आउटर स्पेस से स्पोर्स उड़ के आए और हमारे इस अर्थ पे आए और उनसे क्या हुआ? लाइफ इवॉल्व हुआ। आज भी जो पेंसपर्मिया है ना, एनसीईआरटी लिखती है कि पेंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर सम एस्ट्रोनॉमर्स। क्या? पेंसपर्मिया इज स्टिल अ फेवरेट आइडिया फॉर एस्ट्रोनॉमर्स। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। फिर इसको भी लोगों ने क्या है? इसको भी लोगों ने चैलेंज करना चालू कर दिया। फिर थर्ड आया हमारा थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसने तो और हंसी दिला दी। इन लोगों ने क्या बोला कि जो नील रिवर का मड है उससे ओरिजिन हो रहा है किसका? लाइफ फॉर्म्स का। और ये जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे ना उस टाइम के, जो ग्रीक फिलोसोफर थे वो लोग इसके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा थे। उन लोगों ने क्या बोला कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसी से क्या है? हमारा लाइफ इवॉल्व हो रहा है स्पॉन्टेनियसली। एक्चुअली क्या है ना कि उन लोगों ने चिकन रखा था, चिकन रखा और उस पर क्या है कि कुछ दिन में बैक्टीरियाज वगैरह इवॉल्व हो गए। तो उन लोगों का कहना क्या था कि देखो डेड जो है चिकन उसी से क्या है? इवॉल्व हुए हैं। बेसिकली वो लोग क्या बिलीव कर रहे थे कि जो नील रिवर का मड है ना उसमें जो उसी से क्या है कि फ्रॉग, फिश वगैरह, क्रोकोडाइल्स आए हैं जब लाइट रेज उस पानी पे पड़ा। क्या कहना था उनका कि नील रिवर में जब वाटर पे लाइट पड़ा उसके वजह से क्या इवॉल्व हुए? फ्रॉग, क्रोकोडाइल, फिश वगैरह। ये भी बाद में क्या है लोगों ने बहुत अपोज किया इस थ्योरी का भी। ठीक, फिर नेक्स्ट थ्योरी आया कौन सा? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो कि किसने दिया? हार्वे एंड हक्सले इसके बहुत सपोर्ट में थे। ठीक, उन्होंने क्या बोला कि जो न्यू लाइफ फॉर्म से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म से। जैसे सेल में तुमने पढ़ा होगा ओमनिस सेलुला सेलुला। ठीक, उसका मतलब क्या है कि जो भी लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट हो रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड। इन्होंने क्या बोला? ये बहुत सही था। क्या? न्यू लाइफ कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ये कुछ हद तक सही था। जो न्यू लाइफ है वो किससे इवॉल्व हो रहा है? प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से। इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, रेडी साहब ने, लेजरो स्पोलेंजी साहब ने, और सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर साहब का। इसके सपोर्ट में, किसके सपोर्ट में? थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के सपोर्ट में। और किसी ने क्या बोलते हैं
कुछ लोग सपोर्ट में थे तो कुछ लोग अगेंस्ट तो होंगे ही। कोई थ्योरी में तो यही होता है कि कोई उसको सपोर्ट कर रहा होता है और कोई क्या कर रहा होता है उसको रिजेक्ट कर रहा होता है, ठीक। तो जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट किया गया ना वो किसने किया, लुईस पास्चर साहब ने, जिसका नाम क्या दिया गया है, स्वान नेक फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट। इसको नोट करेंगे, फिर हम उस थ्योरी के बारे में देखते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, लुईस पास्चर साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में। लुईस पास्चर साहब ने क्या किया कि 2 फ्लास्क लिया। इनके एक्सपेरिमेंट को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, स्वान नेक फ्लैक्स एक्सपेरिमेंट। अब ये स्वान नेक क्यों बोलते हैं इसका भी पता चल जाएगा। बेसिकली क्या है, इन्होंने क्या किया कि 2 फ्लास्क लिया। एक फ्लास्क लिया जिसका ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था और एक फ्लास्क लिया जिसका शेप एस शेप था, जिसको हम लोग कर्व्ड नेक शेप बोलते हैं या फिर इसी को स्वान नेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वान नेक भी बोलते हैं। तो 2 तरह का फ्लास्क लिया उन्होंने, कैसा, एक ब्रोकन नेक के साथ और एक कर्व्ड नेक के साथ, ठीक है। उसमें क्या डाला उन्होंने, उसमें डाला उन्होंने शुगर और कील्ड ईस्ट का क्या बोल सकते हो उसको, मिक्सचर डाला। शुगर और कील्ड ईस्ट का मिक्सचर लेके उन्होंने किस में डाला, फ्लास्क में डाला। और इस फ्लास्क को क्या किया, गरम किया। गरम किया तो जो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या चीज़, ईस्ट और शुगर, कील्ड ईस्ट और शुगर, उससे क्या हुआ, स्टीम निकलने लगा। स्टीम इस वाले से भी निकला और इस वाले से भी निकला, दोनों फ्लास्क से बाहर निकला। अंतर दोनों फ्लास्क में क्या है कि एक फ्लास्क ब्रोकन है जिसका कवर नहीं है, ठीक, एकदम ऐसे है, और दूसरा फ्लास्क ऐसा उसके ऊपर ऐसे कर्व्ड में एस शेप्ड का बना हुआ है। जब कर्व्ड नेक से स्टीम बाहर निकला तो क्या देखा गया कि कुछ दिन तक उसको छोड़ के क्या देखा गया कि इस कर्व्ड नेक वाले के अंदर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी कीड़ा मकोड़ा कुछ प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ब्रोकन नेक वाले में क्या देखा गया कि सारे मतलब बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट थे। तो इस कर्व्ड नेक वाले में बैक्टीरिया नहीं गए का मतलब क्या है कि एयर तो अंदर गया, बाहर आया है या फिर अंदर एयर तो गया है, लेकिन जो एयर में प्रेजेंट बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो इसके अंदर नहीं गए। तो एक तरह से क्या बोल सकते हो कि ये जो कर्व्ड नेक या फिर एस शेप्ड जो है या फिर उसी को स्वान नेक बोलते हैं, ये किसका काम किया, एक्ट एज अ फिल्टर, फिल्टर का काम किया। लेकिन ब्रोकन नेक वाले में ऐसा कोई फिल्टर का काम करने वाला नहीं है, मतलब वो डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके, एयर के, और इसलिए उसमें क्या डेवलप्ड हुए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ से थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन मार खा गया। क्यों मार खा गया, वहां पे क्या बोला गया था कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से क्या बन रहे हैं, हमारे न्यू ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अगर ढका हुआ जो था उसमें तो कुछ डेवलप ही नहीं हुआ, और ये जो बिना ढका हुआ था उसमें क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेवलप कर गए। तो यही था हमारा क्या एक्सपेरिमेंट लुईस पास्चर साहब का। कर्व्ड नेक में क्यों नहीं आया, क्योंकि इन दिस लाइफ नॉट केम फ्रॉम कील्ड ईस्ट बैक्टीरिया, बिकॉज जो जर्म लेडन डस्ट पार्टिकल्स थे वो किससे ट्रैप्ड हो गए, कर्व्ड नेक से ट्रैप्ड हो गए। इसीलिए तो क्या बोलते हैं कि ये एक्ट किया किस तरह, एक्ट एज अ कैसा एक्ट किया, ये एक्ट एज अ फिल्टर, ठीक। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने बस इवोल्यूशन के बारे में कुछ आइडिया लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हमारा वीडियो एक वीडियो 1 घंटे का आएगा, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाओ, हैशटैग कुछ बायो एकेडमी डाउट पूछो, ठीक है। और किस चैप्टर की आप वीडियो चाहते हो उसको भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट।